अस्सलाम वालेकुम। सिंध हुकूमत के हवाले से जितनी क्या सराहियाँ की जाएँ उतनी कम है। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जो कोशिश थी, लगता है कि अभी पूरा होमवर्क करे बगैर उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत गिरा के अपनी हुकूमत बना लेते हैं। पहले ही कहना शुरू कर दिया कि पीपल्स पार्टी वाले तो जरदारी के साथ रहने पर आमादा नहीं है। हालांकि उस असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर बड़ी वाज़े क्लियर कट मेजॉरिटी मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। बल्कि 2013 के इंतखाबात की निस्बत 2018 जुलाई के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को ज़्यादा नशिस्तें हासिल हुई, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। इस वक्त सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरीके से है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहाँ JIT की रिपोर्ट लगी हुई है और आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ख़ास तौर पर इन दोनों का फ्यूचर एट स्टेक हमें नज़र आता है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टफ पोजीशन ली चीफ मिनिस्टर सिंध के हवाले से, और इसी तरीके से JIT में जिन लोगों का नाम डाला गया और ये भी कहा कि अगर आपने गवर्नर रूल लगाने की कोशिश की इस JIT रिपोर्ट के ऊपर, जहाँ पर अभी कोई केस नहीं बना, ये तो एक तफ्तीशी रिपोर्ट है, तो हम सुप्रीम कोर्ट वाले यही बैठे हैं किसी भी गैर आईनी इकदाम की इस्लाह करने के लिए। तो आज प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसी तरीके से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पेशरफ्त होने जा रही है। पाकिस्तान में आबी वसाइल बहुत बड़ा इशू है और उसी में से उसी सिलसिले की कड़ी है भाषा डैम, जिसके लिए मुसलसल अपील की जाती है कि उसमें कुछ डोनेशन से पैसा इकट्ठा हो जाए। एज सच अगर देखा जाए तो ये जो डैम है 2-2.5 हज़ार अरब की लागत का, ये लोगों की डोनेशन से, चैरिटीज़ से नहीं बन सकता। ये बी प्रैक्टिकल ये नहीं बन सकेगा चैरिटीज़ से, लेकिन सेंसिटिविटी पैदा करने के लिए, सेंसिटाइज़ करने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए कि पाकिस्तान में हमें ऐसे हाइडल डैम की ज़रूरत है, उस हवाले से ये अपीलें यकीनन कारगर साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो पानी की है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमने नई हाइडल स्टोरेजेस नहीं बनाई, चाइना ने, इंडिया ने अगर कंपेयर करें तो बेपनाह काम किया इस शोबे में, लेकिन हम लोग सिर्फ सोए रहे और नफ़रतें बांटते रहे। सच्ची बात यही करनी चाहिए, जो हमें ज़रूरत थी आज से 30 साल पहले काम करने की, आज 2018-19 में, 2019 में 1 जनवरी आ गई, 2019 में बैठे हुए हम सोच रहे हैं कि उसके ऊपर काम करें। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये होने जा रही है कि भाषा के ऊपर तो अभी शायद हुकूमत को इंतज़ार करना पड़े कि इनफ रिसोर्सेज इनके पास आ जाएँ, या बजट के अंदर या एक्सटर्नल रिसोर्सेज इनके पास आ जाएं, कोई मल्टीलैटरल एजेंसीज आ जाएं जो ऐसे बड़े मंसूबे को फंड करने के लिए तैयार हों। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक और मंसूबा है जिसे कहते हैं मोहम्मद डैम, और ये छोटा मंसूबा नहीं है। इसके ऊपर पेशरफ्त एक्सपेक्टेड है, वेरी सून, विद इन डेज इसकी इनॉग्रेशन हो सकती है। तो उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे जिन मेहमानों से, उनका आपसे तारुफ करवा दूँ। जनरल कादिर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, इम्तियाज़ अहमद शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। खुर्रम शेर जमान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, क्यों इतनी जल्दी थी आपको हुकूमत गिराने की, क्या हुआ? नहीं सर, असल में बात यह है कि हालात आपके सामने हैं। 11वां साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध के अंदर चल रहा है, और आपने देखा होगा कि जो पिछला टेन्योर था हमारा सिंध असम्बली के अंदर, हम 5 साल तक लगातार इनकी जो करप्शंस हैं, इनके ऊपर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो किताबें छप रही हैं, जो इनकी रेगुलरिटीज़ आ रही हैं, जो टेंडरिंग प्रोसेस के सारे सिलसिले चल रहे हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो तरीक़ाकार इनका इस सूबे को चलाने का चल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, बड़े कंसर्न्स हैं हमारे। उसके बाद जो नई रिपोर्ट आई है, जो चीज़ें रिवील हुई हैं, तो देखें ये बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। आपको कैसे लगा, प्रायोरिटी क्या है, मैं आपसे आपको कैसे लगा खुर्रम साहब, पाकिस्तान है, आपको कैसे लगा कि पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी का साथ छोड़ के मुराद अली शाह को डिच करके आपके साथ हाथ मिलने वाले हैं? कैसे आपको लगा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला? कौन सी ऐसी वजूहात थी जिस बिना पर आपने दावा किया ये, या आपकी जमात ने यह दावा किया? अच्छा देखिए सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त 2 ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी ग्रुप है, और एक पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप है। अब जो पीपल्स पार्टी हकीकी ग्रुप है उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो खुद परेशान हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से करप्शन से जान छुड़ाएं, किस तरह इसका खात्मा हो। क्योंकि देखें यहाँ पे हर शख्स चक्की पीसना नहीं चाहता है। जिन लोगों ने करप्शन की है, जो लोग जिम्मेदार हैं, इस खौफनाक किस्म की आपने अभी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी ग्रुप। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी ग्रुप में है कौन? पहले उनके नाम बताइए मुझे।
नहीं, मैं नाम तो आपको डिस्क्लोज इस वक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि अंदरूनी हालात इनके बहुत ज़्यादा बुरे हैं और जिस तरीके से मामला चलते जा रहे हैं, वक्त बढ़ता जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत परेशानी होगी। लेकिन मैं नदीम मलिक साहब आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन टारगेट है वो क्या है। हमारा जो असल मकसद है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह, जो कि पिछले 11 साल से ऑन एंड ऑफ, बल्कि नॉट इवन ऑन एंड ऑफ, लगातार 11 साल से फाइनेंस के जिम्मेदार हैं। पहले वो एडवाइज़र रह चुके हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारी जो पहली डिमांड है कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करें। एक कोई अखलाकी जवाज़ नाम की भी चीज़ होती है। आप मुकम्मल तौर पे पिछले 6 साल से नाकाम रह चुके हैं, 11वें साल से, बल्कि 11 साल से आप फाइनेंस। खुर्रम साहब, मुझे इम्तियाज साहब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ले लेने दें, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जो है वो दूध की रखवाली के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं। इम्तियाज शेख साहब, आप फरमाइएगा, ये जो पीपल्स पार्टी हकीकी की इन्होंने बात की, इसका कोई हकीकत से भी तल्लुक है या बिल्कुल क्या सराई है? देखें, ये इन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है सियासत का। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में न कोई धड़ा है न कोई ग्रुप है, एक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका एक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये भुट्टो साहब की पार्टी है, शहीद मोहतरमा की पार्टी है, और हमारे लीडर हैं इसमें आसिफ जरदारी साहब, और मुराद अली शाह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि असम्बली की तरफ से भी उनका एतमाद का वोट है उनको, पार्टी की तरफ से भी और सिंध के अवाम की तरफ से भी और पार्टी की क़यादत की तरफ से भी। तो मतलब एक आदमी जो कि मतलब अभी 4 महीने मुश्किल से हुए हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस भरपूर अंदाज में इन सब को हरा कर आई है। ये तो हारे हुए लोग थे, ये तो जाके घरों में सो गए थे, इनको तो फ़ोने करके उठाया कि भाई आओ तुम लोगों को सीट निकल रही है। तो मतलब इनको ये मतलब एक जिस तरह ना बिल्ली को ख्वाब में शीशे नज़र आते हैं, खुर्रम शेर जमा शायद फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मतलब अपोजिशन में रह के। अभी तो उनको टाइम ही कितना हुआ है, वो मतलब चाहते हैं कि हुकूमत बना लें। भाई हुकूमतें इस तरह नहीं इम्तियाज साहब, लेकिन पीटीआई वालों का दावा यह है कि आपकी जमात के अंदर एक ग्रुप है जो इनके साथ राब्ते में है। ये वफाक के अंदर भी इनके नुमाइंदों से मेरी बात हुई, वो भी ये दावा करते हैं, और सूबाई असम्बली के अंदर जो तहरीक इंसाफ के अरकान है उनका भी यही दावा। देखिए जी, कोई ग्रुप नहीं है, ये इनकी खाम ख्याली है। ये सिर्फ इन्होंने मतलब एक गैर आइनी काम करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने, गवर्नर हाउस ने सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत पर हमला किया। इनके वफाकी वज़रा साहबान वहाँ से बयान दे रहे हैं, ये इधर से पहुँच गए, कभी असेंबली पहुँच जाएँ, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 21 अरकान कहते हैं, 21 अरकान कहते हैं कि हमारा राब्ता है उनसे। खुर्रम शेर जमा अकेले बेचारे फिरते हैं असेंबली में, इनको आगे कर दिया जाता है, ये तो अकेले हैं, इनका कोई भी नहीं। फिर हलीम आदिल शेख साहब आ गए हैं, वो भी मतलब उनका भी छोटा मोटा ग्रुप है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। 3 ग्रुप तो इनके अपने हैं। ये तीनों कभी साथ आपको दिखाई दिए? कभी भी नहीं। इनमें आप में इतने शदीद इख्तलाफात हैं, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, हमारी अगर क़यादत इजाज़त दे दे तो ऐसे बेइंतहा लोग हैं इनकी पार्टी से, और पार्टियां तो छोड़ें, और तो बाकी हमारे इत्तेहादी रहें, वो किसी वक्त भी हम कोशिश करेंगे तो शायद हमारे साथ आ जाएं, लेकिन इनकी पार्टी से लोग हमारे पास आने को तैयार हैं। लेकिन हमारी क़यादत ने मना किया हुआ है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी जो कि आइन के ख़िलाफ़ हो, जो कि मतलब हमारे पॉलिटिकल कल्चर के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यही कल्चर किया कि भाई जिसका जो हक़ है उसको दिया जाए। और ये मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवाम ने दिया है। 3 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, ये कहते हैं अस्पताल में मसला है, स्कूल में मसला है, मसले होंगे, हम सही कर रहे हैं। और अगर हम बेहतर कारकर्दगी न होती हमारी, तो क्या सिंध के अवाम इतने ही बेशऊर हैं कि मतलब हमें वोट करते? सिंध के अवाम बाशऊर लोग हैं, सब समझते हैं। जनरल कादिर बलोच साहब से पूछते हैं, उन्होंने एक पहली मरतबा 90 की दहाई के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इसी तरीके से बरसरे पे कार रहे, और हमने उसकी मिसालें भी देखी, बहुत ही बदतरीन मिसालें देखी कि वो हॉर्स ट्रेडिंग किस तरीके से होती थी। लोगों को ले जाके ये मरी के रेस्ट हाउसेज में रखा जाता था, छांगा मांगा ले जाया जाता था। लेकिन वो माजी गुजर गया, और सोचा ये कि शायद सियासी जमातों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा होगा, आगे बढ़ने का अमल है, शायद इस्लाह कर लें अपनी। लेकिन मुझे लगता यह है कि दोबारा घूम फिर के वही वाला पहिया दोबारा घूम रहा है, और फिर बातें हो रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक। वैसे 2013 में भी पंजाब असम्बली में 47 काफ के अरकान थे जो आपकी जमात के साथ थे। इसी तरीके से बलूचिस्तान में रईसानी की जो हुकूमत थी वो भी इसी तरह काफ लीग के अरकान के बलबूते के ऊपर ही कायम हुई थी। वैसे वो भी नहीं थी बन सकती, लेकिन हम सीख नहीं रहे कादिर बलोच साहब, अभी भी बातें वही कर रहे हैं। मलिक साहब, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात यह है कि खुर्रम शेर जमान साहब ने एक बात बताई कि जी 11 साल से मुराद अली शाह साहब बैठे हुए हैं, तो तमाम बुराइयों के जड़ वही हैं, लिहाजा उनसे छुटकारा उनके लिए ज़रूरी है कि छुटकारा हासिल कर लें। मैं सिर्फ इनको आपके इंफॉर्मेशन के लिए, इनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा,
वो ये है कि यही मुराद अली शाह सिंध में यही अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर सिंधी अवाम के सामने गया, और पहले इसकी पार्टी को 4 आदमियों की अक्सरियत थी पिछली गवर्नमेंट में, और इस दफ़ा 35 की अक्सरियत से, सिंपल मेजॉरिटी से 35 मेंबर ज़्यादा उन्होंने हासिल कर लिया। तो सिंधी अवाम ने उसको इलेक्ट कर लिया। सिंध की जो लोग रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसको मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी दी, इस किस्म की मेजॉरिटी दी जिस पर कोई भी एफर्ट करे वो कामयाब किसी सूरत में नहीं हो सकता है। ये इख्तियार खुर्रम शेर ज़मान साहब या उसके चेयरमैन साहब या उसके बाकी साथियों को किसने इख्तियार दिया? ये कौन सी लॉजिक की बुनियाद के ऊपर ये साहब ये कह रहे हैं? ये जो बातें कर रहे हैं JIT की रिपोर्ट की, JIT की रिपोर्ट का हशर कल वाली पेशी में और जो कुछ उसके बारे में चीफ जस्टिस ने कहा, ये लीक आउट किया गया वक्त से पहले बदनाम करने के लिए इनको, इनकी पार्टी को, जितने भी लोग उससे मुताल्लिक थे उसको लीक आउट करके, और मीडिया ट्रायल दबा के चलाई गई तकरीबन 7-8 दिन की, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ऑलरेडी एक्शन भी लिया गया। चीफ जस्टिस ने उसके बारे में क्या कहा? चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये मेरे सवाबदीद में था, ये रिपोर्ट मुझे सबमिट किया जाना था, मैंने JIT डिटेल की थी, और उसके बाद मैंने हिदायत देनी थी कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं कार्रवाई करनी है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक्शन जो हो चुका है, तो उसको अनडिज़ायरेबल उन्होंने डिक्लेयर किया, और ECL में जिन लोगों के नाम डाले गए वो ECL के नाम उसने रिव्यू करने के लिए उनको बताया। दूसरी पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ये इनकी ख्वाहिश है, ये तो इनका तरीक है, मैं बताऊंगा। ये हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी उन्होंने 2014 में क्या कार्रवाई शुरू की, धरने वाली कार्रवाई, 120 दिन बैठे सर अपना पीटते रहे, कार्रवाई करते रहे। इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये अपने आप को हर बात पे सही समझते हैं। ये कोई इस तरह लगता है जिस तरह इनको कोई इल्हाम आया हुआ है ऊपर से, रब पाक की तरफ से कोई चीज़ इनके जहनों में डाली गई है कि जो ये समझते हैं वो सब कहते हैं कि वो सही हो, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं उस तरीके से उस तरीके के मुताबिक वो चले। आप तीनों मेहमानों की इजाज़त से तो मैं यहाँ एक बड़े अहम कौमी मसले की तरफ लेके जाना चाहूँगा प्रोग्राम में, और फिर दोबारा आता हूँ इसी टॉपिक की तरफ, आपको घुमा के लेकर आता हूँ। लेकिन पानी पाकिस्तान में और पानी से बनने वाली बिजली वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए, इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए बहुत ही नागुज़ीर है। लोगों को भी चाहिए घरों में बिजली चलाने के लिए, और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी इम्पोर्टेड, ये जो फर्नेस ऑयल है उससे बिजली बनती रही, अब इम्पोर्टेड LNG के ऊपर हम बिजली बना रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर वाटर स्टोरेजेस नहीं है, वाटर स्ट्रेस कंट्री बनता जा रहा है, वो मुल्क जहां पानी की शदीद किल्लत है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इस सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इनसे तफसीलात पूछें कि इनके पास प्लान है भी या सिर्फ वो अपीलों के ऊपर हम चल रहे हैं। चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मल हुसैन साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा, मोहम्मद डैम उसकी कल इनॉग्रेशन थी, क्या हुआ उसका, डिले क्यों हो गई? जिक सिंह, पहले तो शुक्रिया कि आपने एक बड़े आम मसले पे बात की। मैं ले जाऊंगा पीछे आपको कि देखें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए 2 बुनियादी अंसर बहुत ज़रूरी हैं। एक आपकी फूड सिक्योरिटी है, और दूसरा फूड सिक्योरिटी के साथ इकनॉमिक डेवलपमेंट है। अब एक गफलत हमसे हुई है 30-40 साल, यानी कि 70s के बाद हम कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना सके। उससे बुनियादी मसला ये हुआ कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो रीन्यूएबल से वो थर्मल के फेवर में चला गया, और उसके मसाइल नताइज आपके सामने हैं कि ट्रिलियन से ज़्यादा हमारा सर्कुलर डेट है, और हमारी जो इकॉनमी है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है दुनिया में बिकॉज ऑफ द हायर रेट्स। अब फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि मुल्क में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं नेशनल पार्क है, उन सब का कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि एज वी स्पीक इस वक्त गवर्नमेंट कमिटेड है। वी हैव अ कंप्लीट लीगल कवरेज बाय द चीफ जस्टिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स। आर्मी ने अपना खून दे के उन इलाकों में, मोहम्मद के इलाके में पीस को इंश्योर किया हुआ है। वापडा एज अ ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है, और वहाँ के लोग जो हैं पूरा इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये होल ऑफ द नेशनल कॉन्सेप्ट अभी इन प्लेस है, और मीडिया हमें आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मोहम्मद की जो इंशाल्लाह वी हैव टेकन 24 मंथ्स कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट्स को रीअलाइन करके ले आए हैं टू स्टार्ट द वर्क। इसमें बैकग्राउंड ये थी कि इसकी इनिशियल स्टडीज़ जो हैं वो 60s में हुई थी, और उसके बाद ये लिटिगेशन में चला गया 90s में, और अब हमने पिछले 2 साल की मेहनत से इसका डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन मुकम्मल किया है और लिटिगेशन केसेस इसके ख़त्म किए हैं।
वी आर ऑल सेट। लोगों ने वहाँ पे बड़ी इसमें हौसला 2 जनवरी इसकी इनॉग्रेशन थी, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करना था, आपने भी जाना था, शायद चीफ जस्टिस भी जा रहे थे, तो तखीर हुई। तखीर की वजह क्या है? जी, इसकी ताख़ीर में कोई टेक्निकल वजह नहीं है। इसमें कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं प्राइम मिनिस्टर की जो कल भी हैं और अगले चंद दिन और भी हैं, शायद उनकी विजिट भी है। तो इसकी इनाग्रेशन इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट, वो अगले हफ्ते 10 दिनों में हो जाएगी। बट मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि वी फुली गेट अप। हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर ऑनलाइन हैं और वापडा ने ऑलमोस्ट वहाँ पे काम शुरू कर दिया है। लोगों से मुआहदा हो चुका है, लैंड के रेट्स मुकर्रर हो चुके हैं। क्या इसकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वगैरह वो कंप्लीट हो चुकी हैं? जी हाँ। पहले जो मैंने बताया कि जो लिटिगेशन में गया था 90s में, तो उस वक्त जो कंसल्टेंट्स थे वो बाहर के लोग थे और देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द 2 अमेरिकन कंपनीज़ और उसमें कुछ शॉर्टफॉल्स थी, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में शॉर्टफॉल थी और जो बेसिक डिज़ाइन का स्ट्रक्चर था, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वाटर रिसोर्स इट वाज मोर फोकसिंग ऑन द पावर ओनली। तो वी हैड टू रिकन्फिगर द होल थिंग और हम अभी इसमें वाटर जो 12 लाख एकड़ है वो भी होगा, 800 मेगावाट इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होगी और जो मोमंत के इलाके में कमोबेश 18,000 एकड़ जो ज़मीन है उसमें पानी मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में जो ये पानी के मसाइल बढ़ रहे हैं, एक फैक्टर ये है कि हम एक्सट्रैक्शन बहुत करते हैं ज़मीन से पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। तो पेशावर पहला वो शहर बन जाएगा जहाँ पे सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी होगी 13 क्यूमिक्स की और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो फ्लड के चांसेस हैं चारसदा मर्दान वैली में वो बिल्कुल मिटिगेट हो जाएंगे। तो 12 लाख एकड़ फुट पानी स्टोर करेंगे आप? एबल टू कंप्लीट दिस नेक्स्ट 5 years। 12 लाख एकड़ फुट पानी स्टोर करेंगे या और 800 मेगावाट ये बिजली पैदा करने की इसमें सलाहियत होगी। अच्छा, इस हवाले से एक इशू है जिसकी मैं आपसे वजाहत चाहूँगा। हमें पता चला कि 309 अरब की टोटल इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है रुपी टर्म्स में और ये डेस्कॉन को कंपनी जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की है उसने ये चाइनीज़ एक कंपनी के साथ मिलकर बिड विन की है। मैं इसकी वजाहत आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सही बात है? जी, उसमें क्या पूछना चाहते हैं आप? ये किस कंपनी ने बिड विन किया, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। जी, हमारे पास से देखिए जॉइंट वेंचर्स से जो कंपनी जिसने रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर हुई है उसमें जो लीड रोल है वो तकरीबन 70% चाइना गजूबा कंपनी चाइनीज़ की और उसके साथ पाकिस्तानी जो जॉइंट वेंचर है वो डेस्कॉन है और इनके साथ जो E&M का काम है वो वॉयथ है। तो दिस द ग्रुप विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिव बाय द कंसल्टेंट्स। अच्छा, तो डेस्कॉन इंजीनियरिंग जो है ये अपने रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी है, उन्होंने तो एज मिनिस्टर आई थिंक रिज़ाइन कर दिया था एज हेड, उनके साहबजादे उसको हेड कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 309 अरब का विन किया। जी, 309 अरब को तो इसकी प्राइस ठीक है। मैंने बताया कि डेस्कॉन इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द जेवी और मेजर पार्टनर उसमें चाइनीज़ कंपनी है, चाइना गजूबा है। हमें इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है इसका ओनर कौन है। उनकी इंटरनेशनल बिडिंग जो है एग्जैक्टली जो RFP के मुताबिक एवेलुएट की गई है और इसकी एवेल्यूएशन जो है वो एक कंसोर्शियम है अपने कंसल्टेंट्स का विच हैज़ नेस्पाक इन इट, विच स्मैक है और जिसके साथ एक और पाकिस्तानी कंपनी एस है एंड दे आर द सेम ग्रुप हु इवन कैरिड आउट द डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और इसमें जल्द साहब दूसरी FWO भी बिड कर रही थी, FWO क्वालिफाई नहीं कर सकी, क्या हुआ उसके साथ? जी नहीं, जी हाँ, जी अदर ग्रुप उन्होंने रिस्पॉन्सिव नहीं थे। FWO ने बिड नहीं किया? जी, वो किया था। देवर पार्टनर विद अदर जेवी जिसमें FWO थी और साथ आई थिंक चाइनीज़ कंपनी पार चाइना थी एंड दे इवन हैड द पावर चंगडू। प्रॉब्ली दे वर नॉट डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिव बाय द कंसल्टेंट हु एवेलुएटेड द बिड्स। अच्छा, इसमें कोई मुझे बिड की प्राइसेस वगैरह पता चल सकती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अवार्ड हो चुका है, तो अभी तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी कि डेस्कॉन को कितने पे मिला और FWO की बिड क्या थी? इसमें है कि आपको मालूम होगा कि जब रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर होती है जिसको अवार्ड करते हैं तो वी गो थ्रू फॉर अबाउट 2-3 वीक्स फॉर अ प्री अवार्ड नेगोशिएशन। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू दिस कंपनी। सो आई एम सॉरी, प्रॉब्ली इट नॉट बी राइट फॉर मी टू डिक्लेयर द प्राइस एट दिस पॉइंट। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ बता दीजिए, भाषा डैम, वो हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर अपीलें भी की, प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर तज़किरा किया और हम लोगों की एज ए नेशन कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि और स्टोरेजेस बनाएं। तो क्या इस प्रोजेक्ट से हम अगला स्टेप ये तवक्को रखें कि वापडा जो है उसमें ये सलाहियत होगी कि आइंदा कुछ अरसे में भाषा डैम की तरफ भी हमें लेकर जाया जाए? स्पॉट ऑन। देखें, हमने ये किया कि पिछले 2 सालों में हमने 4 वो प्रोजेक्ट्स थे जो स्टाल्ड थे या अबंडेंट थे, जिसमें नीलम चेलम शामिल है, जिसमें तरबेला 4 शामिल है, जिसमें गोरन गोल चित्राल का है
और एक वाटर प्रोजेक्ट है जो कच्ची कनाल हमने तौसा से 353 किलोमीटर्स हम डेरा बक्टी और सुई में पानी लेके गए हैं। तो इनको वापडा ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और उससे इम्पॉर्टेंट यह है कि पिछले 2 साल से मेहनत करके इन दोनों प्रोजेक्ट्स को रीअलाइन किया है। बादशाह आपको मालूम है कि इसकी इनाग्रेशंस ग्राउंड ब्रेकिंग 2006-07 में हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ लैंड एक्विजिशन के इशू थे, रीसेटलमेंट के इशू थे, फाइनेंशियल इशू थे। You will be glad to know that we are over the hill now, and we have a financial model which is domestic. We have a technical capacity, and WAPDA is well on its way to ensure that, Allah willing, we'll hear a good news by about mid this year. We'll be able to start the work on Amir Basha also. और अगर आपने कभी गौर किया हो तो हमारा अभी WAPDA का जो आजकल स्लोगन है, that is Dam a Decade. So 2019, inshallah, we'll start both Mohammed and the Amir Basha. And we also have a Kuram Tangi stage 2, which is in Miran Shah. We're already starting work on that. And then we have the projects like Shiok, and we have even जनरल साहब जुलाई अगस्त 2019 जुलाई अगस्त 2019 हमें तवक्को रखनी चाहिए कि आप इस पोजीशन में होंगे कि भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ आप हमें ले जाएंगे। Oh, definitely. By about July, August, we will be able to start the work on that. और ये रिसोर्सेज की अगर बात कर लें मोहम्मद के लिए भी और भाषा के लिए भी, ये तमाम लोकल वसाइल हैं, बजट से आएंगे या इसमें फॉरेन फंडिंग भी है? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम दोनों प्रोजेक्ट्स का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो हमारी इंटरनल कैपेसिटी से है। कमिंग ऑन मोहम्मद का ये है कि इसमें अबाउट 310 बिलियन रुपीज़ जो लगेंगे, इसमें से तकरीबन 37% जो इनफ्लो स्ट्रीम है दैट इज़ फ्राम द PSDP एलोकेशन फ्राम द गवर्नमेंट। रिमेनिंग 63% वुड बी कमिंग फ्राम द एक्विटी ऑफ द वापडा एंड कमर्शियल फाइनेंसिंग विच विल डू स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ E&M। लाइकवाइज जो आपका आमिर बादशाह का मॉडल है वो भी डोमेस्टिक सेंटर्ड है। उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। जो डैम पार्ट है दैट विल टेक अबाउट 474 बिलियन रुपीज़, and 474 billion rupees में से about 250 billion will get from the PSDP, and the rest WAPDA will inject the equity and also commercial financing. और टोटल जब आप पावर जनरेशन पे जाएंगे तो तकरीबन 2200-2400 अरब की कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट बनती है टोटल भाषा की? देखिए, आमिर बादशाह की कॉस्ट है अबाउट 1500 अरब रुपया और मोहम्मद इज़ अबाउट 309-10। बिल्कुल सही है। जनरल मुजम्मिल साहब, बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और पाकिस्तान को जितनी अशद ज़रूरत है इन हाइडल जनरेशन मंसूबों की, जहां पर पानी की स्टोरेजेस भी हों और बिजली पैदा करने की भी सलाहियत हो, इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में अशद ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को, पाकिस्तान के अवाम को किसी भी और ज़रूरत की नहीं है। ये 2-3 बड़े मंसूबे अगर लग जाएं तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल आइंदा 10, 12, 15 सालों के लिए सिक्योर हो जाती है। मैं एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लूँ, अपने मेहमानों के पास दोबारा जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमने पानी के मंसूबों का तो तज़किरा किया। आज मैं आपको 2 बयानात सुनाना चाहूँगा, एक चीफ मिनिस्टर सिंध का मुराद अली शाह का और फिर नैब के चेयरमैन का, और फिर अपने मेहमानों के पास दोबारा चलेंगे। पहले मुराद अली शाह साहब की बात सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनाइएगा जी। डिफेक्शन क्लॉज पढ़ ले कोई 63A, कह रहे हैं इतने लोग इनको 49 लोग अलग, जो कि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बंदा भी नहीं जाना है हमारा। अपना देखें, जहाँ उनके पास टोटल 172 चाहिए होते हैं नेशनल असेंबली में, PTI के अपने कितने, मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। अकल है नहीं, समझ है नहीं, नए हुकूमत में आए। खुर्रम साहब, पहले तो आप मुराद अली शाह की बात का बयान जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आपको चेयरमैन नैब का भी बयान सुनाऊंगा। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि आपकी तो खुद बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनी हुई है, आपने सिंध हुकूमत क्या तोड़नी है। अच्छा सर, देखिए, मैं आपसे बड़ी बातें एक बात मैं क्लियर कर लूँ कि हमारी सबसे पहली डिमांड क्या है। मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँगा कि हमारी ये डिमांड है कि हम चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। आप ये याद रखें मलिक साहब कि जब पनामा की JIT आई थी तो आसिफ अली जरदारी सबसे पहले थे कि जिन्होंने खड़े होकर बोला कि नवाज शरीफ जो है वो सबसे पहले फ़ौरन रिज़ाइन करें।
तो हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी है। सूबे सिंध की अगर आप बात करें तो देखिए 64 हमारा नंबर है, 18 MPs की हमारी हमें ज़रूरत है। और मैंने आपसे बताया कि जो पीपल्स पार्टी हकीकी लोग हैं वो हमसे राब्ते में, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। कितनी तादाद कितनी है जो आपसे राब्ते में? वार्निंग दे रहे हैं कि आप अपने CM को तब्दील करें, जिसके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात हैं। और दूसरी चीज़ मुझे एक बात बताएं कि हम डिमांड करने की हमारी वजह है क्या मलिक साहब, आपको मैं वो भी क्लियर कर दूं। क्या आपको याद नहीं कि वाजिदुल हसन साहब के थ्रू जो है जरदारी साहब ने क्या किया था, किस तरह एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया था? तो हमें अभी भी शक है कि जब तक ये बैठे रहेंगे, इनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो खरबों रुपए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इनके ऊपर लिखी हुई हैं, ये एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमें इन पे भरोसा नहीं है। हम बिल्ले को जो है दूध की रखवाली के ऊपर नहीं उठा सकते। हकीकी कितने लोग हैं उसमें? पीपल्स पार्टी के कितने लोग आपसे राब्ते में? खुर्रम साहब तादाद तो बता दें, नाम नहीं बताते तो। देखिए सर, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बड़े इजीली आपको बताऊंगे 22 से 25 लोग इनके वो लोग हैं कि जो इनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं, जो ये जानते हैं 22 से 25 लोग। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर कभी भी करप्शन के इल्जाम नहीं थे। तो मुझे तो हैरत है कि आज इनके अपने लोग अपनी उस लीडरशिप के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते कि जो कि करप्ट है। दूसरी, मलिक साहब, इम्तियाज शेख साहब ने फरमाया है कि हमारा ये कल्चर नहीं कि हम छोड़कर वहां जाए। इम्तियाज साहब अपने कल्चर के बारे में बताएं, ये खुद फंक्शन लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में गए हैं। तो जिस तरीके से ये छोड़ कर वहां पर गए, इस तरह तो हर जगह सब पार्टियों में लोग होते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। हम वार्न कर रहे हैं कि जिस शख्स के ऊपर इतने इल्जामात हैं, जो कि जिम्मेदार रहा है फाइनेंशियल पूरे सिस्टम का, जो मिनिस्टर रहा है, जो एडवाइजर रहा है, हम उसकी रेजिग्नेशन डिमांड करें। पहले इम्तियाज साहब से जवाब ले लें, फिर नैब का बयान सुनाते हैं। सूबे से इम्तियाज साहब, आपका अपना नाम भी उस JIT के अंदर शामिल है, ECL पे डाला गया आपका नाम भी। और देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि मेरा GIT की रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है। ECL पे नाम क्यों डाला गया? रिपोर्ट आपके सामने होगी, आपने पढ़ी होगी, कहीं भी नहीं है। और यही तो इस ECL पे जो इस तरह चीफ जस्टिस साहब ने अपना रिएक्शन दिया, वो आपको अंदाज़ा है। एक शख्स फोत हुआ शख्स भी GIT में शामिल है। एक हमारे वजीर मुकेश चावला, उसका नाम भी शामिल है। आपका नाम ECL में क्यों डाला गया? अगर JIT में आपका तज़किरा नहीं है तो ECL में नाम क्यों है? उस वक्त तो मुझे यही तो इनसे पूछने की बात है। इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर देने के लिए मुख्तलिफ लोगों के नाम डाल दिए। और मतलब इसके अलावा आप मुझे रिपोर्ट, आप एक बहुत ही मतलब पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, आप मेहरबानी करके रिपोर्ट पढ़ लें या किसी से पता कर लें कि पूरी रिपोर्ट में अगर मेरा कोई जिक्र हो, मेरे किसी इशू का जिक्र हो, तो मैं मतलब जो जुर्माना हो भरने को। अभी सारे वॉल्यूम पब्लिक नहीं हुए, इसलिए मैं यकीन से नहीं बता सकता। जो पब्लिकली अवेलेबल है वो तो हमने पढ़ी हैं, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ अभी उन्होंने होल्ड बैक की हुई हैं। वॉल्यूम 25 खास तौर पे जरदारी साहब के मुतालिक उनका कुछ ट्रांजेक्शन है, 128 सिफ़े हैं मेरे ख्याल में। वो आप किसी भी वकील से पूछ सकते हैं कि उसमें अगर इम्तियाज शेख का किसी भी इशू पे, जो 16 इशू उन्होंने बताए, किसी भी इशू पे नाम हो, आप इम्तियाज साहब टोटल 26 वॉल्यूम है। फोत हो चुका है कई साल पहले, एक बात उसका भी नाम इसमें डाल दिया गया। अब आए दूसरी तरफ के जो खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा, देखें जी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की सीट पे इलेक्शन लड़ा था। मैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की रजामंदी से और अपने दोस्तों की रजामंदी से मैंने इस्तीफ़ा दिया। पार्टी से इस्तीफ़ा देके मैं दोबारा री इलेक्ट हुआ। बाई इलेक्शन हुए मेरे हलके में और शिकारपुर के अवाम ने मुझ पर एक दफ़ा फिर ज़्यादा वोटों से मुझे वहाँ जितवाया। तो मतलब अगर मैं उसी पार्टी के टिकट पे अगर वहाँ पार्टी चेंज करता तो आप खड़े होकर पीपल्स पार्टी की करप्शन की किताबें भी लिखते रहे, आप हाईलाइट करते रहे कि पीपल्स पार्टी कितनी करप्ट मुझे जवाब दे देना जनाब, चलेगा ये बताइए। अच्छा, मैं आपको एक चीज में नैब का बयान सुनाऊंगा जहां पर वो मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर क्राइम का तज़किरा करते हैं। मुनासिब नहीं है। मैं वो बयान सुना दूं कि जनरल कादर बलोच साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। प्रोड्यूसर साहब, ये जो दूसरा शॉट है जहां पर उन्होंने जिक्र किया प्ली बारगेन का और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का, ये जरा प्ले करिएगा, फिर जनरल कादर बलोच साहब से पूछते हैं। बड़ा संगीन किस्म के मामलात हैं, आसान मामलात नहीं, बहुत टेढ़े मामलात हैं, दिखाइएगा। एक बात तय है कि ये लोगों को अब तक जो करोड़ों रुपए की रकम मिल चुकी है, अगर ये प्ली बारगेन का कंसेप्ट ना होता तो हमारे मुल्क का कोई इदारा इस काबिल नहीं था कि ये लूटी हुई रकम इन लोगों को वापस दिला सकता। पार्लियामेंट और जमहूरियत का चोली दामन का साथ है। पार्लियामेंट का हर हुक्म, पार्लियामेंट का हर कानून अवाम के नुमाइंदे हैं, जो भी वो पास करेंगे सर तस्लीम हम करेंगे। वाइट कॉलर क्राइम लाहौर से शुरू हुआ, लाहौर से इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद से खलीजी रास्तों में गया और एक फ़ाइन मार्निंग पता लगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम
कौम की लूटी हुई दौलत वो अमेरिका की किसी गुमनाम रियासत में प्लाजों की ख़रीद में या वैसे किसी बैंक में मौजूद है। जनरल कातिब बलोच साहब, आपसे रिस्पांस चाहूँगा इसका। आप मुतफिक हैं इनकी बातों से? क्या इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? देखिए जी, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसियाँ हैं, ये टेक्निकल मामलात हैं, वो जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जानी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, आप नैब को सपोर्ट कर रहे हैं इस पे? अभी तक ये सब के सब जी, आप नैब के इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि देखें जी, मेरी बात सुना, आप मुकम्मल तो करने देना मेहरबानी करके। मैंने कहा उन्होंने जो कुछ कहा है, जो कुछ उन्होंने फाइंड आउट किया हुआ है, ये सब के सब इनिशियल स्टेजेस हैं। ये फ़िलहाल इल्ज़ामात के हद तक हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट जब तक किसी अदालत के सामने नहीं जाती है और अदालत से इसके ऊपर जजमेंट नहीं आता है, उस वक्त तक किसी को ये हक नहीं पहुंचता है कि कंक्लूसिव रिमार्क दे और ये कहे कि फ़लाँ ने ये कार्रवाई की है और वो उसके ऊपर फिक्स कर दे और उसको अब डिक्लेयर कर दे कि ये करप्ट है, उसने तबाही फेर दी, उसने मुल्क के साथ ये किया, मुल्क के साथ वो क्या, फ़लान नहीं किया। मैं यही बात कहूँगा। अभी यहाँ पर आर्गूमेंट दी जा रही थी कि सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हमारी गवर्नमेंट के पंजाब में, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ भी बातचीत की जाती रही है। अगर कोई JIT खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के ऊपर भी अगर डिटेल किया जाता तो उनकी चीज़ें भी सामने आती, और अगर मीडिया इस तरीके से, जिस तरीके से इस रिपोर्ट को चला गया, उसी तरह से वहाँ पर भी अगर कार्रवाई करती तो मुमकिन है बेशुमार चीज़ें हमारे सामने आ जाती। यहाँ मैं मुतफिक हूँ आपसे, वहाँ पर भी नैब के रेफरेंसेस, वहाँ के इस वक्त सिटिंग मैं आपको एक मुतफिक हूँ यहाँ मैं आपसे, जो आप बात कह रहे हैं इस पे मुतफिक हूँ। मैं आपको एक और बयान सुनवाऊंगा नैब के चेयरमैन का, और फिर मैं उस पर भी आप ही से रिस्पॉन्स चाहूँगा। दिखाएगा जी, दूसरा बयान भी सुनाएगा। आजकल नैब के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। तनकीदी वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना नैब लास का पता है, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। ये हर बंदा जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फ़िक्रा उसे ज़रूर कहना है। असफंद यार वली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसका मुकम्मल जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये गैर आइनी है, ये ड्रैकोनियन है या ये गलत है। जनरल साहब, 90 दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब को हिरासत में डाला गया। चेयरमैन नैब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उस लॉ को। मैं तो ड्रैकोनियन लॉ इसको कहता हूँ, क्योंकि 90 दिन की हिरासत बहुत ही जालमाना किस्म का काम मुझे नज़र आता है। लेकिन वो कहते हैं इसके बगैर वाइट कॉलर क्राइम को आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते। आप जनरल कातिब बलोच साहब इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर ये एक ज़रूरत है तो इसको इक्वली अप्लाई करें। ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इसको अप्लाई न करें। शहबाज शरीफ साहब अब तक रिज़ल्ट देते रहे हैं, खुशनामी उनकी होती रही है, बदनाम किस्म के आदमी नहीं है। ये चीज़ अभी नहीं एक और जिस वक्त उनको बुलाया गया, एक केस पे बुलाया गया, उस केस पे कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी, दूसरा केस लाया गया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की गई। मीडिया के थ्रू जो कुछ अभी सामने आया है, यही बात हमें बताई गई है कि उनके पास इवन रेफरेंस बनाने के लिए भी जिस किस्म का मवाद चाहिए था वो मवाद उनको मिला नहीं है। अभी तक उन्होंने रेफरेंस दाखिल नहीं की है। 60 दिन उन्होंने रखा उसको। 60 दिन के बाद एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर है, क्या उनका हक नहीं है कभी उनको छोड़ दे और ट्रायल करना है ट्रायल करते रहे? क्या वो भाग जाएंगे? सवाए इसके कि ह्यूमिलिएट करना मकसूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और उसके मेंबरान को, और कोई मकसद नहीं है। अब यही कार्रवाई वहाँ पर KPK में क्यों नहीं करते हैं? बताइए। खुर्रम साहब के खिलाफ केस है, खुर्रम शेरजमान खान साहब के खिलाफ केस है, खुर्रम शेरजमान आपको इसका जवाब दें। और लोग हैं, बेशुमार और लोग हैं जिनके खिलाफ केस है। इमरान खान साहब के खिलाफ केस है। सर मैं आपको उनके मामले में बड़ी वाज़ेह कर दूं अच्छे तरीके से ये कहा जाता है ये जो नैब का जो कानून है, ये अगर आपको इसके अंदर कोई तरमीम करनी थी ना, या इसके अंदर कोई रद्द बदल करना था या इसको खत्म करना था, आपके पास 2 से 3 दौर सर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ये वो इदारे उस तरीके से नहीं चल रहे हैं जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और PMLN चलाती थी। हमारी तरफ से सारे इदारे आज़ाद हैं, जिस इदारे को जिसके खिलाफ एक्शन लेना होगा वो लेगा। हमारी तरफ से रुकावट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स के ऊपर 1 टके की भी कोई बात हो तो आपको जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं। और मौजूदा JIT के बारे में बता दूं जनाब आला कि ये जो है ये तो PMLN और
ये चौधरी निसार साहब की तरफ से इन्वेस्टिगेट की गई थी, इसके ऊपर पता नहीं हमारे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं। मलिक साहब समझ नहीं आता इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं। मलिक साहब दरअसल मैं एक बात याद दिला दूं कि जरदारी साहब ने आज से कुछ 4-5 महीने पहले इलेक्शन से पहले कहा था कि नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान हैं और इस धरती के ऊपर ये नासूर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज यहाँ पर बैठ के PMLN जो है वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बैठ के पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रही होती है और पीपल्स पार्टी बैठ के PMLN की तर्जुमानी करती है। आज इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डाला तो दोनों ने साथ गले लगा लिए। पहले कहते थे कि हम सड़कों पे घसीटेंगे। लिहाजा मलिक साहब गुजारिश सर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट था वो ये था कि जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है उनको जेलों में भेजना है, जो मुल्क का पैसा बाहर गया वो दौलत लेकर आनी है और इनके खिलाफ हमने करप्शन का खात्मा करना है। अब ये चाहते हैं कि ये सब चीजें हम छोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है। पीछे क्यों हट गए? मुफाहमत और मुफादात की सियासत नहीं चलती आप फिर पीछे क्यों हट गए? आप तो हुकूमत बदलने की तैयारी में बैठे हुए थे, पीछे क्यों हट गए? दूर बैठा हूं आपसे। मलिक साहब एक मौका देंगे थोड़ा सा। कॉल दे दिया ना। देखिए जो मेन मकसद है इम्तियाज शेख साहब को जवाब दे रहे हैं। अगर उसको नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इम्तियाज शेख साहब हमारे पास पार्टी हकीकी मौजूद है। एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी से कोई जमात भी पीछे नहीं हट रही। अकाउंटेबिलिटी हो, सबकी हो और बराबर की तरह से हो। अब तो सिंध में या पंजाब में जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वही आपका नारा आ गया ना कि एनआरओ आपको चाहिए, वो नहीं देने वाले हम आपको। किसी हालत में एनआरओ नहीं मिलेगा। शेख साहब मेरी बात सुने ना, अभी सुनने की ताब भी रखो भाई, 2 मिनट सुनो। राइट। अब आप देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आप जाएं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जाके केस करें। मलिक साहब इनसे कहें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पे जाके केस करें जो 11 साल से खरबों रुपए की इनकी करप्शन की किताबें छाप रहे हैं। नैब की इंक्वायरी में क्यों नाराज हो रहे हैं आप? और उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर के हैं वो नैब की इंक्वायरी में मतलूब, लोकल गवर्नमेंट के वजीर पंजाब के वो नैब की इंक्वायरी मतलूब। अच्छा, ये सब के सब नैब की इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, कई दफ़ा जा चुके हैं। इनके नाम तो उन्होंने नहीं डाले ECL पे, उनका सिर्फ GIT की रिपोर्ट जो कि सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कुछ इदारों की, प्राइम मिनिस्टर के कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो नैब को मतलूब है? जोड़ करके ECL का इतना मसला नहीं है। मसला यह है कि यहाँ पे आपकी करप्शन का मसला है। ये ECL का कौन सा इतना बड़ा इशू है? वो तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जो नाम ऐसे नाम मुनासिब अगर दल भी है गलती से उनको हटा देंगे। शेख साहब इस्तीफा मांगना है तो प्राइम मिनिस्टर से मांगे, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो CM सिंध भी देंगे। तो CM सिंध क्यों इस्तीफा दें जब आपके लोग सब बैठे हुए हैं, आपके लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। 1970 से ये इनका 5वां दौरा है सूबे सिंध के अंदर, 11वां साल इनका चल रहा है यहाँ पे। तो ये 3000 स्कूल बंद हो गए 2018 में खाली, और CM कहते हैं कि मैंने जो है ना एजुकेशन पॉलिसी लगाई है। इम्तियाज शेख साहब आपने जिक्र किया अभी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, इम्तियाज शेख साहब आपने अभी कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नैब को मतलूब है। क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नाम बताएंगे? इम्तियाज शेख साहब हम बैठेंगे इधर। इम्तियाज शेख साहब इनको ख्वाब में सिर्फ अभी फ्रस्ट्रेट हो गए। इम्तियाज शेख साहब आप मुझे तो जवाब दे दीजिए। नहीं, आपने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नैब को मतलूब है, कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर? मुझे अपनी बात पूरी करने मुझे नाम तो बता दें, मुझे नाम तो बता दें। 11 साल से बैठे हैं, क्यों नहीं बैठे? इम्तियाज शेख साहब कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नैब को मतलूब है? रेट दे रहे हैं तो हम जरूर बैठेंगे। सर मेरे सवाल का जवाब भी दे, मैं प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए हूं यहाँ पर। इलेक्शन हार गए सिंध में। अच्छा, मैं जनरल कासिम लोही साहब से पूछता हूँ। मेरे ख्याल में इम्तियाज शेख साहब मेरी बात का जवाब नहीं देना पसंद कर रहे। जवाब नहीं देंगे ये। इम्तियाज शेख साहब आप मुझे बता दें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कौन है जो नैब को मतलूब है? मिनिस्टर की आपने जबान सुनी है? क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी जबान से ही फिसल गए। मीडिया में आपसे बता रहा हूं मलिक साहब, मीडिया में आ रहा है। हम कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाम भी तो बताएं। ये चीखें मार रहे हैं, जितना ये शोर मचा रहे हैं, देयर इज डेफिनेटली समथिंग। चीखें जो लग रही है ना वो अवाम की लग रही हैं, वो गैस नहीं है, महंगाई है, बिजली नहीं है, उसकी चीखें आ रही हैं। वो सुने आप लोग चीखों की। बिल्कुल, गरीब लोग सिंध के अंदर तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, खरबों रुपए की करप्शन है, लोग चीख रहे हैं। इनकी अपनी हुकूमत ये कह रहे हैं कि मैंडेट तैयारी करें, बहुत बुरे हालात आ रहे हैं। आप लोग तो मांगे जनरल कासिम लोही साहब हुकूमत कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का निजाम आगे कैसे बढ़ेगा? आपने कहा क्रॉस दी बोर्ड हो तो वो पंजाब से सिंध की तरफ आगे, उम्मीद रखे कल को KP में भी चले जाएंगे, फिर तो आपको सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है पहले पंजाब में कर रहे थे अब सिंध में कर रहे हैं, कल को KP में भी चले जाएंगे। हम किसी जनरल कासिम लोही साहब किसी का क्या होना, एहतसाब अगर किसी का है तो बराबरी की मलिक साहब पहले मेरी जैसा होना चाहिए।
जो कि मरकजी हुकूमत में लोग हैं, उनको जनाब कादिर छोड़ के साहब। बाकी जो सूबों के लोग हैं उनको आप तंग कर रहे हैं। कादिर बलोच साहब, ये तो कुछ मलिक तरीका साहब, नहीं हुआ ना। मेरी- इसी पे एतराज है। मेहरबानी और कोई करें एतराज मलिक साहब, नहीं। मैं GIT हमेशा बनी है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसको आप जाने दें। जी सर नंदन बलोच साहब। साहब, बलोच साहब, मलिक साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इस वजह से अवॉइड करता हूँ टॉक शोज़ पे आने के लिए। ये दरमियान में जिस वक्त किसी को आप नाम लेते हैं, बताते हैं कि वो अपने कमेंट दें, तो बाकी अपने थोड़ा सा सब्र करें। जब हम अपने पॉइंट्स ख़त्म कर लेते हैं फिर बाद में उस पर बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। अभी ये नौजवान किस्म के लोग आए हुए हैं सियासत में, पहले बात तो कम से कम किसी की सुने तो मुकम्मल तौर पर फिर जवाब दे दें। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं किसी को डिफेंड नहीं करना। सबसे पहली बात यह है कि हम करप्शन को कंडम करते हैं इंतहा तक। मेरा तो अपना व्यू पॉइंट ये है कि अगर कोई साबित हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किसी की करप्शन, उसको हैंग करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो जनरल अब्दुल कादिर क्यों ना हो, चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी फॉर दैट मैटर। हम करप्शन के हक में नहीं हैं, हम कंडम करते हैं तो मुकम्मल तौर पर इसको। लेकिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर वन साइडेड जो है ना, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये ट्रायल है, दिस शुड स्टॉप। इसके नतीजे बड़े भयानक किस्म के निकलेंगे। लोगों ने जो अपने आप के ऊपर ये चीज़, ये ठेका उठाया हुआ है, अपनी राय के बुनियाद के ऊपर अपने आप को क्लीन डिक्लेयर कर लेना, अपने आप को साफ डिक्लेयर कर लेना, अपने आप को किसी सूरत में कहीं पर भी जो है ना गलत कामों से ताल्लुक़ अपना पैदा ना कर लेना, ये इंडिविजुअल का हक नहीं है। राय किसी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर दूसरे लोगों की राय होती है, उस पार्टी की अपनी राय नहीं होती है। मैं मुस्लिम लीग नून के बारे में मेरी राय साहब नहीं हो सकती है। मैं जो भी कहूँ मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करूँगा। मुस्लिम लीग नून के ऊपर राय आना चाहिए PTI का, मुस्लिम लीग नून के परफॉर्मेंस के ऊपर राय आना चाहिए पीपल्स पार्टी का, या मुल्क में जितने और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सिमिलरली PTI को यह हक नहीं पहुंचता है कि वो अपने आप को सब कुछ समझे और बाकियों को टोटली गलत समझे। हम तो उसके करप्शन के हक में ये नहीं है। हमारी अपनी पार्टी के अभी तक जो केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं, ट्रायल किए हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, साद रफीक, और जितने ढोल पीटे जा रहे थे पिछले कई सालों से, बल्कि 4-5 साल से, सामने अब तक सिर्फ 3 केसेस लाए हैं। और नवाज शरीफ साहब का अभी भी जो चीज़ सामने आया है, वो जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ है वो है कि उनके आमदन और एक्सपेंडिचर्स के दरमियान बैलेंस नहीं है। उस बुनियाद के ऊपर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन और ट्रायल जारी है। अभी तक हाई कोर्ट का लेवल उसका रह गया है, वो हाई कोर्ट लेवल पे उसने जाना है। इनिशियल ट्रायल हो चुकी है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगी उस वक्त फिर किसी को हक पहुंचता है कि उसके बारे में राय कायम करे कि ये सही है गलत है। इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब हाईली करप्ट आदमी है। मैं ये कह सकता हूं कि जी उसके पार्टी के बाकी लोग हैं। ये तो मेरी एक राय है, एक एक्विजिशन है जनरल साहब। लेकिन नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट फॉर एवर ताहयात 621F के तहत नाहल करार दे चुकी है। कराची के नवाज शरीफ साहब का केस जो अभी चल रहा है वो दीगर 2-3 केसेस थे जो पनामा के जुमरे में उनके ऊपर बनी, लेकिन वैसे सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर हतमी ऑर्डर जारी कर चुकी है 621F के ऊपर। न बुराया करें, 1 मिनट कम से कम एक बात और मुझे कहने दे। नहीं जनरल कादिर साहब, मैं आपको सिर्फ फैसला याद दिलाया, यहाँ पर फैसला याद दिलाया आपको, दुकानें गिराई गई कि रेगुलर थे। मैंने नवाज शरीफ साहब का आपको फैसला याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में 621F के तहत नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाहल करार दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट। वो हतमी फैसला है, फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की नाअहली किस बुनियाद के ऊपर वो केस नॉकआउट हो गया है? फ्लैगशिप की बुनियाद के ऊपर वो केस नॉकआउट हो गया। और वो क्या था, बेटे से रिसीवेबल इनकम की बात हो रही थी, बेटे से रिसीवेबल इनकम। सर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था ना, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो मान लेंगे। एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अभी आप देखेंगे फ्लैगशिप का जो असर हो जाएगा, वो जजमेंट जो आ चुकी थी उसी बुनियाद के ऊपर आ चुकी थी, वो ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है। ये फ्लैगशिप वो रिवर्स नहीं हो सकता है, रिवर्सिबल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जो 621F है। खुर्रमशेर जमान साहब, तरीकाकार होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आगे चलनी चाहिए, कोई प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिवर्स नहीं हो सकता अनलेस कि आपकी पार्लियामान उसको रिवर्स ना कर दे। उसका कोई प्रोसेस नहीं है, कोई लॉ में प्रोविजन नहीं होती। नहीं, रिव्यू में भी नहीं जा सकते सर।
62(1)(f के ऊपर आपके पास ना अपील है ना कुछ है, फाइनल हो चुका है। हमें इसके ऊपर अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, हम डिस्क्वालिफिकेशन को बिल्कुल 100% एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें फख्र इस बात के ऊपर कि नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन नहीं साबित हो सका, बच्चे से रिसीवेबल इनकम की बुनियाद पर उसको डिस्क्वालीफाई। खुर्रम साहब, अकाउंटेबिलिटी का काम आगे बढ़ना चाहिए। खुर्रम साहब, अकाउंटेबिलिटी का काम आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंटली बनना चाहिए। इसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठने चाहिए और ताकतवर तरीके से आगे बढ़े। जो चोर है वो बच ना पाए, लेकिन हर एक शख्स को हम चोर और डाकू कह के पुकारे भी ना। कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करिए और ये अपने आप को दूर रखें अकाउंटेबिलिटी। नहीं सर, आप बिल्कुल मलिक साहब सही फरमा रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी का जो सिलसिला ये आगे चलना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये एक फैसला जो है वो हो चुका है कि अब करप्शन के खिलाफ जो है ना, जो बड़े मगरमच्छ है ना, उनके खिलाफ सबसे पहले एक्शन लेना। यहाँ तो देखे ना मलिक साहब, एक बकरी चोर है, वो जो है जेलों के अंदर 6-6, 8-8 साल, 10-10 साल पड़ा रहता है। और जिन लोगों ने मलिक साहब इस मुल्क को 4-4, 5-5 दफा इख्तियार में आके लूटा घसीटा, आज मुझे बताया ना अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़राब है? नहीं जनाब। जिन लोगों ने इस मुल्क को रूल किया, पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN हो गई, ये लोग जिम्मेदार हैं, आज तबाही के जिम्मेदार हैं ये लोग। आपके मुल्क में आप मुझे बताएं ना, तालीम का क्या हालात हैं, आपके मुल्क में सेहत के क्या हालात हैं, आपके मुल्क में ट्रांसपोर्ट के क्या हालात हैं, आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं। आपके यहाँ कोई एक चीज़ मुझे बता दें मलिक साहब, ठीक है ये नाराज़ होते हैं, हम करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। आपने करप्शन अगर नहीं की है तो आप क्यों शोर मचाते हैं? आप क्या गिल्टी हैं क्या? आपने ज़बान सुनी है, जो ज़बान चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलोच के ऊपर आ गए। मलिक साहब ये चीज़ें साबित करती हैं कि देयर इज़ समथिंग, इन्होंने कुछ किया है। हम चाहते हैं कि जितनी भी तहकीकात हैं ये साफ़ व शफाफ तरीके से हों। अगर ये सादिक और अमीन है तो यहाँ वापस आके बैठे, अगर सादिक और अमीन नहीं है तो हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात और बता दें, फिर मैं इम्तियाज साहब से भी इसका जवाब चाहूंगा। वो जो 22 से 25 लोग आप खुर्रम मांगे, 22 से 25 लोग आप कहते हैं पीपल्स पार्टी हकीकी है। मैं कराची आ जाता हूँ, कम से कम मुझे उनसे मिलवा दें। आप टीवी पे तो नहीं दिखा सकते, मैं आके तस्दीक कर दूंगा कि इनके पास 22-25 लोग मिलने आए हुए थे हकीकी बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर ये वो सारे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी हकीकी के हैं। ये जो लोग फंक्शन लीग से उठकर आए, मैं उनकी बातें मत कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो असल पीपल्स पार्टी है, जो इस मुल्क से करप्शन का खात्मा चाहती है, जो चाहती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली जो शख्सियत जो थी जिसके ऊपर करप्शन को कोई इल्ज़ाम नहीं था, ये वो लोग हैं। ये पीपल्स पार्टी अब तकरीबन जरदारी ग्रुप हो गई है। लोग छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, ये थोड़ी चक्कियाँ पीसना चाहते हैं। इनके साथ गुना उनके भुगते का कोई। मलिक साहब मैं आपको बताऊँ, इम्तियाज साहब से जवाब ले लेने दें। पकड़ने का इम्तियाज साहब, जो JIT के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, FIA ने, बहुत धांसू है। पनामा की इतनी धांसू नहीं थी जितनी ये धांसू है। हमारे बच्चों का उन्होंने जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं 32 फेक अकाउंट्स, 11 लोग हैं और 11 लोगों में से कोई ओमनी ग्रुप का राइडर था, एक फालूदे वाला था, कोई किसी की बीवी है, कोई किसी का ड्राइवर था और वो 43 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट से हुई। अंदाजा लगाएं सर। और पाक लेन कंपनी भी है जिसकी डायरेक्टरशिप जो है जरदारी साहब के पास है। मामला बहुत संजीदा है, आप इसको जितने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, लेकिन बड़ा टेढ़ा कानूनी तौर से पेचीदा मामला है आपके लिए। निकल पाएंगे इससे? इम्तियाज शेख देखिए जी मलिक साहब, मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा, मैं पहले मुझे एक बात का जवाब देने दें खुर्रम शेर ज़मान की। एक तो मतलब वो जिस तरह ना बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नज़र आते हैं, इनको उस वक्त हुकूमत नज़र आ रही है। एक तो मतलब कोई भी एक आदमी नहीं है, एक आदमी का नाम बता दें, दिखा दें तो जो जुर्माना होगा। और ये भी इनके जहन की इस तरह है कि जी हकीकी ग्रुप ऑफ पीपल्स पार्टी एक ही है जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुत्तहद है और इंशाल्लाह ये वक्त साबित करेगा। असेंबली का इजलास भी बुला रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये कह रहे थे कि मतलब एहतसाब की बात करते हैं तो ये बताया ना, तो KP में एहतसाब कमीशन क्यों बंद हुआ? तो मतलब वो भी वहाँ एहतसाब कमीशन बना जब उन्होंने हकीकत में करप्शन पे हाथ डाला। जनाब हमने बंद नहीं किया था मलिक साहब, माजरत बीच में बोल रहा हूँ। इन्होंने रिपील किया था सूबे सिंध के अंदर नैब का बिल, उसको बंद कर दिया किया था मलिक साहब सूबे सिंध के अंदर, हमने सिंध असेंबली में रिजेक्ट किया था। अब मुझे जवाब देने देना, ये बीच में तो तुम टांग मत अड़ाओ भाई, हमने देखिए एडिशन की है। हमने आपकी बात सुनी, हमारी बात भी सुनो ना। आप गलत बात करेंगे तो मैं बीच में रोकूंगा ना आपको। अब आवाम को झूठ मत बोलें, सच बीच में नहीं बोलोगे आप, बात करें आप बीच में बोलने की आप न करें, मतलब गलती ये तो पर मतलब फिर कोई बात ही नहीं, आप ही बोलते रहो, ठीक है। और दूसरी बात, तुम्हें रोकने की ताकत नहीं मुझे रोकने की। आप करप्शन के बारे में बात करें, मैं सिंध की करप्शन के बारे में बात कर रहा हूं। बार-बार ये कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जवाब चाहती है, इंसाफ चाहती है। ये आवाम की खून पसीने का पैसा है, हम इस तरह नहीं जाने देंगे। जवाब देता हूं ना, जान दे देंगे यहाँ पे इसको रोकने के लिए।
बोले आप जवाब दीजिए। आप बार-बार कहते हो करप्शन के बारे में बताएं आप मुझे। 11 साल से जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो किताबें छापी हैं अरबों खरबों रुपए की, उसके बारे में बताएं मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। ठीक है, हिसाब दें आप हमें, 10 साल का हिसाब दें। आपकी अपनी हुकूमत जो है, आपकी अपनी हुकूमत मांगे तांगे की मरकजी हुकूमत है। ठीक है, आप कहते हो कि हमें मैंडेट मिला है, काय का मैंडेट छोड़े सर, हमने करप्शन किए तो बताएं, मांगे तांगे को छोड़ें, आप खाली करप्शन की बात करें। मतलब ऐसी बातें फिर वही बात कर रहे हैं सर, आप करप्शन की बात करें, हमने कहीं चोरी की है तो कहीं इम्तियाज शेख साहब को वो फेक अकाउंट का तो जवाब दे लेने दें, क्योंकि JIT में जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस वक्त दर्द सर बनने जा रही है चीज़, वो वाली ट्रांजैक्शन है जहाँ पर पाक लेन लिंक करती है जरदारी साहब को, जिसके वो डायरेक्टरशिप उनके पास थी। बहुत ही टेढ़ा मामला है, मैं दोबारा आपको उसी की तरफ फिर लेकर आ रहा हूँ, ये प्रॉब्लमेटिक बनने जा रहा है। नदीम मलिक साहब जी, नदीम मलिक साहब, बिल्कुल JIT ने रिपोर्ट दी है। JIT एक इन्वेस्टिगेशन का अदारा है जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बना, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। अब उसकी कापियां हमारे वकीलों ने ली हैं, पार्टीज़ ने ली हैं, उनको जवाब तो देने दें, उनको मतलब उसको एक्सप्लेनेशन का मौका तो दें। मतलब एक रिपोर्ट आई नहीं है, उन्होंने सबके नाम ECL में डाल दिए, जबकि उनके अपने लोग वज़ीर आला, उनके डिफेंस मिनिस्टर और बाकी लोग जो हैं ज़रूरत वो भी नैब में भुगत रहे हैं पेशियाँ, उनके नाम नहीं डालते, सिर्फ हमारे नाम डाल देते हैं। और अभी अगर आज तक इसाकदार को नहीं ला सक रहे हम, कैसे भागने दें आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने उनकी कापियाँ ली हैं, उसका जवाब आएगा। जवाब तो सुने आप। इससे पहले ही कि मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है और मतलब इल्ज़ामात लगा दिए गए। जो आप पाकलेन की बात कर रहे हैं उसका भी जवाब आएगा, जो आपने बाकी ट्रांजैक्शंस की बात की है उसका भी जवाब आएगा, सब जवाब आएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा या जहां भी इसकी पेशी होगी, जरूर मौजूद जज साहबान बैठे हैं, सुनेंगे। थोड़ा सब्र करें ना, सब्र तो करें। यहाँ मतलब ये होता है कि जी आप इस्तीफा दे दें वजीर आला, भाई वजीर आला इस्तीफा क्यों दे? असेंबली है, एक अवामी अदालत है, उसमें उसका मैंडेट है, उसको दिया है। आपके पास अपने वोट तो पूरे हैं। जनरल कादिर बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब का केस जब सुप्रीम कोर्ट में लगा पनामा की JIT का, तो पनामा की JIT के ऊपर ही नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी, और ये डिस्क्वालिफिकेशन जरदारी साहब के भी सर के ऊपर हमें लटकती हुई तलवार नजर आती है। बहुत टेढ़ा मामला है, ये आसान नहीं है। जितना भी इम्तियाज शेख साहब कहें, लीगली अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो ये मसला हमारा मौक़िफ़ भी तो सुन लेना। जी, जरदारी साहब का मौक़िफ़ भी तो अदालत में आने देना, उसके बाद फैसला तो अदालत करेगी ना। इल्ज़ामात हैं, देखिए बात यह है कि इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं, बड़े सीरियस किस्म के हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसके ऊपर मजीद कार्रवाई की जानी है, उनका व्यू पॉइंट आना है, उनका व्यू पॉइंट आने दे, और किसी ने गलत काम किया हुआ है, लेट हिम सफ़र, वो सफ़र करेंगे, इसमें कोई उनको डिफेंड नहीं करेगा। ये कभी भी कोई ये नहीं कह सकता है कि जी इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात नहीं होने चाहिए, कि इल्ज़ामात आ गए, तहकीकात की गई है। अभी इन्होंने कोर्ट्स में जाना है, नैब कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, साबित हो जाती है। बिल्कुल किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। और लेकिन इसके लिए ये ना हो कि ये सेक्रेड काव खुद ना बन जाए, मेहरबानी करें। और इनके ऊपर भी इल्जाम वन लाइनर आपसे, खान साफ है, वन लाइनर सिर्फ आपसे, क्या आपने जल्दबाजी की सिंध हुकूमत गिराने के लिए? मुझे लगा कि महमूद खान साहब आप लोग जल्दबाजी में गेम खराब कर लिया आपने। खुर्रम साहब, लास्ट वन लाइन। ये मेहरबानी सर जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी वो लोग कर रहे हैं जो हकीकी के इनकी तरफ बैठे हुए हैं। वो परेशान है हालात को देखते हुए, वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए हम इनको वार्न कर रहे हैं। इन्होंने भी नवाज शरीफ की JIT के ऊपर डिमांड की थी उनकी रेजिग्नेशन, इसी तरह हम भी डिमांड कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन करें। हमारे अंदर सब्र नहीं है सर, हमें फिक्र है अपने पैसे की। वो इसाकदार बाहर भाग गए, क्या वो उनको अभी तक उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं? इनको जरूरी है, इसी तरह कौम का पैसा। प्रोग्राम का मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन एक अब सारे मेहमानों से कहूँ कि MQM हकीकी बनी थी, तो अल्लाह पाक पाकिस्तान की हालत पे रहम फरमाए। कुछ ऐसी हकीकी ना बनाइएगा जो पाकिस्तान के अमन को ख़राब कर दे और तहवाला कर दे। बहुत खून रेजी हुई थी कराची के अंदर। तो आज मैं आप सब मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपसे इस्तदा भी करूँगा कि बहुत सियासी बसीरत का मुजाहरा करिएगा ऐसे फैसले करते हुए। जनरल कादिर बलोच साहब, इम्तियाज़ शेख साहब और खुर्रम शेर ज़मान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।